हाँ जी बच्चों, तो अपनी लास्ट वीडियोस में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं रेट ऑफ द रिएक्शंस एंड द डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अब तक हम बेटा आपके सामने जो लास्ट वीडियोस थी उसमें या तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालते थे। तो शुरुआत में हमने कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो थ्योरेटिकल मेथड थे, जो आपको रिएक्शंस स्टेप 1 स्टेप 2 कि फर्स्ट स्टेप में ये काम हो रहा है, सेकेंड स्टेप में ये काम हो रहा है, और हम उसके बेसिस पर फ्लो स्टेप के बेसिस पर हम फाइंड आउट करते थे कि हमारा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। लेकिन अब हमारे पास बेटा क्या है, हम एक न्यूमेरिकल मेथड ले रहे हैं, ठीक है। उन न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पता करना है, या हमें रिएक्शन का रेट पता करना है, या हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पता करनी है। तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। एक रेट ऑफ द रिएक्शन, या फिर हमारे पास क्या है बेटा रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, और या हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसके देखो दो हमारे साथ पास कई सारे मेथड होते हैं। इसमें एक मेथड होता है ग्राफिकली मेथड, हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। जैसे इस टाइप से कुछ ग्राफ्स होते हैं, वो अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कुछ ग्राफ्स होते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है बेटा, ठीक है। आपको याद हो हमने शुरुआत में बताए थे कि जैसे रिएक्टेंट्स का रेट क्या होता है, समय के साथ कंसंट्रेशन कम होती जाती है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ पर यूनिट टाइम, जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना। याद करो ये ग्राफ बनवाए थे। तो इसी तरीके से कुछ बेटा इस तरीके के ग्राफ होते हैं, क्लियर पॉइंट, जिसमें हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि भी किसी भी रिएक्शन का जो रेट हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, वो सॉरी किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताना वो एक मेथड कहलाता है ग्राफिकल। तो वो मैं आपको सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा न्यूमेरिकल मेथड्स के बाद, क्योंकि ग्राफिकली मेथड्स के क्वेश्चंस अब बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़े से कम आते हैं, मेरे कॉम्पिटिशन में अभी भी आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे बाकी मेथड्स हैं उन पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो पहले मैं वो टॉपिक्स ले रहा हूँ जिन पे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं। तो जिसमें कल मैंने लास्ट आपको जो था लेक्चर हमारा, उसमें मैंने कल एक मेथड समझाया था, आपको याद हो, इनिशियल रेट मेथड, जिसमें हमने याद करो हमने एक आपको इस हिसाब से जैसे रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट और हमारा दूसरा रिएक्टेंट है, इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, मान लीजिए 0.01 है ना, 0.01 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपके सामने। ऐसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है तो इसमें हमने कोई कंसंट्रेशन चेंज कर दी, मान लो हमने ए की कंसंट्रेशन चेंज करी, बी की वही रखी, तो दोनों के टाइम पे रिएक्शन का कुछ ना कुछ रेट निकल के आया। तो कल मैंने आपके सामने बेटा एक इस टाइप, और आप भी अपनी बुक्स में देखोगे या 10 ईयर्स में देखोगे तो आपको कुछ इस टेबल वाले न्यूमेरिकल मिलेंगे। उसमें जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होती है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, और एक रेट दिया हुआ होता है, क्लियर पॉइंट। तो इस मेथड की न्यूमेरिकल हमने कल करा दी आपको। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है, तो एक हमारा क्या हुआ ग्राफिकली मेथड, दूसरा मेथड कौन सा हुआ, इसको क्या बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं। मतलब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं किसके बेसिस पर, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट के बेसिस पर। तो इसका नाम है इनिशियल रेट मेथड, है ना, फॉर डिफाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये बाकी जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो या जिनका रह गया है तो उनके लिए मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा हमारा, ठीक है। अब बात हमारा जो आज का मेन टॉपिक है बेटा, अब हम उस पर आते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बेटा इंटीग्रेटेड मेथड, है ना, रेट मेथड। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये आप मैथमेटिक्स के बच्चे वो आप जानते हो, इसमें आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले मेथड को यूज किया है और उसके बेसिस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताने की कोशिश की गई है, या रेट कांस्टेंट के को बताने की कोशिश की गई है। तो ये इंटीग्रेटेड मेथड क्या है बेटा, है ना, वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जैसे आप जानते हो कि डिफरेंट हमारे ऑर्डर होते हैं रिएक्शंस के। बेटा देखो इस मेथड में जैसे आप वैसे भी जानते हो कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, ठीक है ना बेटा, कुछ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड रेट मेथड के थ्रू जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो मैं पहले किसका सिखा रहा हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर याद आ रहा है आपको क्या होता है,
कि कुछ बच्चों को याद करो R इक्वल टू के ए टू दी पावर P और B रिएक्टेंट है उसकी पावर Q। तो याद आया आपको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्या करते थे, है ना, P प्लस Q करते थे। याद आ गया कि जो हमारी A की इनिशियल कंसंट्रेशन यूज में आ रही है वो पावर बन जाती थी, और B की जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शन को स्टार्ट कराने में जो यूज में आ रही है वो पावर Q बन जाती थी, और P और Q का जो एडिशन होता था उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते थे। तो कभी ये फर्स्ट आती थी, कभी जीरो आती थी, कभी सेकंड आती थी। इज इट क्लियर? तो देखो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक दूसरे मेथड से, न्यूमेरिकल मेथड से। ध्यान से देखो। चलो अब देखो बेटा क्या है, जैसे मैं अभी पहले कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो यहाँ एक मैं सिंपल लेता हूँ, मान लो ए कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट बन रहे हो, मैंने एक सिंगल रिएक्टेंट को लेके ले रहे, मतलब समझाने के लिए मैंने क्या ले लिया, एक सिंगल रिएक्टेंट ले लिया, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए। फिर वो तो जब हमारे पास याद करो, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो लॉग केसी का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, तो ए और बी की फॉर्म में लिया, सी और डी की फॉर्म में लिया था, और मैंने एक बार वहां पे आपको डायरेक्टली क्या लिख दिया था, केसी बराबर एस लिख दिया था ना मैंने आपको, अगर याद हो, प्रोडक्ट का एक्टिव मास की पावर एक्स और रिएक्टेंट की एक्टिव मास की पावर वाई, केसी की वैल्यू जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था। तो अब हमारे पास एक रिएक्टेंट है तो एक को हम मेंशन कर देंगे, दो है तो दो को कर देंगे। वही मैंने अभी भी समझाने के लिए बेटा इंटीग्रेटेड रेट मेथड का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने आपको एक सिंगल रिएक्टेंट के बेसिस पे समझा रहा हूँ, क्योंकि मल्टी रिएक्शन को लेके समझाऊंगा तो आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। और आपको बता दूं ये डेरिवेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, पहले ज्यादा आता था अब कम आता है। तो इंटीग्रेटेड रेट मेथड का जो फॉर्मूला है ना वो भी बनाने को आ जाता था पहले, अब कम आता है। तो देखो वो क्या है, चलो मैं या तो आपको समझ, आप लोगों ने बुक्स में अगर देखा हो तो आपको मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो आप ये जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये आपके पास होता है रेट कांस्टेंट k इक्वल टू 1/t 2.303, ठीक है, और आपके पास लॉग a0/a। तो आपने बुक्स में बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेट कांस्टेंट k की वैल्यू बताने के लिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ इसी फॉर्मूले को ड्राइव करके, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। अब शायद आप थोड़ा लिंक कर पाओ कि मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बच्चे लोग बुक से कुछ ना कुछ पढ़ ही लेते हो थोड़ा बहुत, जो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकी जिनको नहीं पढ़ना वो हमारे पढ़ाने के बाद भी नहीं, वो तो जब पेपर आएंगे तभी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मतलब अभी मैं ड्राइव करता रहता और आप अपने मन में ये घुमाते रहते, पता नहीं सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, आपकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी सेट हो पाए इस डेरिवेशन पे, सर क्या बताना चाह रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, और वो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट जो भी बने, हमने एक कॉमन ले लिया, कोई भी प्रोडक्ट बने। आप देखो, आप जानते हो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में आपको रेट एक्सप्रेशन पढ़ाया था, सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन पढ़ाया था, उसके बाद रेट लॉ पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो अगर मैं इस पर रेट एक्सप्रेशन लगाऊं तो याद करो वो क्या बनेगा, आर इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगाते हैं, याद करो आप, और फिर क्या करते हैं हम, डी, है ना, हमने इस टाइप से कराया था, याद करिए, डेल्टा ए का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी, याद आया। मैंने इस तरीके से आपको एक सिखाया था N2 + 3H2 = 2NH3। तो जब हमने इस पे रेट एक्सप्रेशन बनाया इन टर्म ऑफ, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है, एक्सप्रेस करना है N2 की टर्म में, तो हम क्या करते थे, R = K, ठीक है, और ये हमारे पास इसके आगे कोएफिशिएंट बने, तो सॉरी रेट एक्सप्रेशन में K नहीं आता बेटा, रेट एक्सप्रेशन में तो हमारे पास क्या रहता है, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस, आगे जो मोलर कोएफिशिएंट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसकी हम क्या लेते हैं, है ना, एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी, याद आया आपको। और उस टाइम पे मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि कहीं कहीं पर तो हम डेल्टा लेते हैं और कहीं पर हम ये डी लेते हैं, है ना, याद आओ। और ये आपको याद आ रहा है हमने कब बताया था, जब हम एवरेज रेट निकालते हैं तो हम डेल्टा को यूज करते हैं, और जब हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं तो हम डी को यूज करते हैं, याद आया आप बच्चों को, ठीक है। तो आप बेटा देखो इसी तरीके से, जैसे मैंने रेट ये N2 की टर्म में हो गया, इसी तरीके से मुझे H2 की टर्म में रेट डिफाइन करना हो तो मैं क्या करूंगा कि भाई H2 क्या है, रिएक्टेंट तो माइनस, है ना, आगे कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3, और डेल्टा H2 का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी, याद आ रहा है आपको ये चीज। तो बेटा उसी तरीके से अब मैं इस रिएक्शन का भी क्या डिफाइन कर रहा हूँ, रेट एक्सप्रेस कर रहा हूँ इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ए, याद आ गया, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो आप ही बताओ ये बनेगा। अब मुझे यहाँ पे एवरेज रेट नहीं लेना,
आप याद करो, मैथमेटिक्स के बच्चे शायद इस बात को समझ पाए, जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होता है ना, वो एक शॉर्ट टर्म डिटर्मिनेशन, मतलब हम छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बेसिस पर हम बड़े अमाउंट की चीज़ों को बता सकते हैं, यही चीज़ होती है। तो वहाँ पे हम जो छोटी कैलकुलेशन जहाँ होती है वहाँ पे हम डेल्टा यूज नहीं करते, वहाँ हम क्या यूज करते हैं, डी। तो इस वाले डेरिवेशन में भी आपको हम वही डिफरेंशिएशन के यूज करने के लिए यहाँ डेल्टा ना लेके हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर है ना डी लेंगे। आप समझ में आ गया? अब आप इसको अगर मैं मैथमेटिक्स टर्म में अभी अगर मैं बताऊं, आप जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं तो देखो इस तरीके से लिखा जाता है, ये है ना डी अपॉन डी टी, और इस टाइप से आता है। तो ए का डिफरेंशिएशन इन टर्म ऑफ टी, समझ में आ गया बेटा? जैसे हम x का करते थे, जैसे x का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमारे पास क्या बनता है, d अपॉन dx। तो x डिफरेंशिएशन किसका है, इसका x का, इसकी टर्म में है, x की टर्म में, याद आ गया? ऐसे में dy अपॉन ऐसे बनता है। इस तरीके से आप वो लेने है ना, अभी y के बेस पे ले सकते हो, x के ये सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी होते हैं, वो अपने मैथमेटिक्स का ही अपना होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे जाते हैं। फिलहाल हमने क्या करा बेटा, ये जो रेट था, मतलब जो रिएक्टेंट है a का रेट एक्सप्रेस किया, तो वो क्या बना बेटा, r इक्वल टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस, क्लियर है पॉइंट? फिर हमारे पास कोई आगे वैसे कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, वही डेल्टा की जगह मैंने d लगाया, d एक्टिव मास ऑफ a अपॉन dt, क्लियर? तो एक इक्वेशन बेटा मेरी ये रेट को एक्सप्रेस करने पे बनी। अब मैं इसी चीज पे अगर मैं रेट लॉ लगाऊं तो देखो रेट लॉ क्या बनेगा, r इक्वल टू k, रिएक्टेंट का एक्टिव मास, और पावर क्या बनती है बेटा, यहाँ पे जो भी x y z होती है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, यही होती है हमारी अगर हम रेट लॉ बनाते हैं। तो भाई रिएक्टेंट मतलब r इक्वल टू k, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की एक्टिव मास की पावर क्या कहलाती है, ऑर्डर। और मैंने शुरुआत में ऊपर क्या कह रखा है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा बेटा, x की जगह क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन ये बन गई। तो पहली इक्वेशन रेट को एक्सप्रेस करने वाली है, दूसरी इक्वेशन उसी रिएक्शन के रेट को बताने वाली है, रेट लॉ है, ठीक है? तो दोनों है तो रेट ही, ठीक है? तो हम दोनों इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो है ना। तो ऑन है ना इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आपको क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू क्या बन जाएगा, k एक्टिव मास की पावर 1, तो 1 को मैंने छोड़, ठीक है बेटा? अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वो देखना ध्यान से, मैं बता रहा हूँ बहुत इजी डेरिवेशन है। शुरुआती दौर में वो थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें दी है, मतलब जो आप लोग पढ़े नहीं हो तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो। जो मैं ग्राफिकली मेथड डिफाइन कर रहा था और बेटा जो कल पढ़ा दिया था वो मेथड डिफाइन किया था, उनमें तो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हो कल, ठीक है नहीं? लेकिन अब ये शुरुआत जो मैं नए मेथड की कर रहा हूँ, और आपको मैं बता दूं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल नस्टिफिकेशन के आते हैं। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस इंटीग्रेटेड रेट मेथड के ही आते हैं। और जो कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट क्लासेस में, लाइव क्लास में वो पूछा था ना हाफ लाइफ पीरियड, ये मैं हाफ लाइफ ये जो पूछ रहा था वो सो रहा है, अनिल। तो जो हमारे पास आपने हाफ लाइफ पीरियड मुझसे पूछा था, याद करिए, है ना, एक इंटीग्रेटेड रेट मेथड पूछा था, तो वो हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल भी यहीं से ड्राइव होंगे, इसी फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड का एक फॉर्मूला बन के आएगा, क्लियर है पॉइंट? तो आप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं ये दोबारा जितना अभी लिखा है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आप पुराने वाले ग्राफिकली और कल वाले इनिशियल रेट मेथड के चक्कर में इसे समझना बंद मत करो, ठीक है नहीं? तो आप इसको ध्यान से देखो। तो इंटीग्रेटेड रेट मेथड में हमने क्या किया, पहली बार डेरिवेशन किया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो हमारा रिएक्टेंट है हमने ए को एक रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा? अब हमने इस पे क्या करा, पहले रेट एक्सप्रेशन लगाया। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, आर इक्वल टू रिएक्टेंट है तो माइनस, आगे जो मोलर कोएफिशिएंट होता है वो हमने, तो यहाँ है कुछ भी नहीं होता तो उसको 1 ही मानते हैं, और 1/1 करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है? और ये बस डेल्टा ए की जगह मैंने डीए कर दिया। क्यों कर दिया वो भी अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे डेल्टा है और इसमें शॉर्ट टर्म को यूज करके हम बड़े रिजल्ट बताते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन के लिए डेल्टा ना लेके हमने क्या यूज करा, डी। इज इट क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डीए अपॉन क्या हो गया, डीटी। तो दैट इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन। अब हम इसकी बात करें, ये क्या है, फिर हमने इसी इक्वेशन पे रेट लॉ लगाया, और रेट लॉ क्या करता है, याद करो, R इक्वल टू के, अगर एक रिएक्टेंट है तो एक, अगर एक से ज्यादा है तो मोर देन 1, हम उनके एक्टिव मास के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ तो हमने एक ही लिया है, तो हमने ए का एक्टिव मास, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा,
तो एक्टिव मास की जो पावर होती है वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करती है। तो हमने पहले जब ये डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो मैं यहाँ पावर क्या लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा। तो ये दो चीजें समझ में आ गई, क्लियर। मैं दोबारा डिफाइन बेटा इसलिए कर रहा हूँ कि पहले तो ये डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए भी आता था। देखो इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, न्यूमेरिकल तो इस पे मिलेंगे आपको ज्यादातर, और न्यूमेरिकल नहीं मिला, पहले तो डिफाइन करने को, ये ड्राइव करने को भी आता था। अब नहीं आता, मतलब सीबीएसई में, हरियाणा बोर्ड में आज भी जाता है, लेकिन सीबीएसई में अब नहीं आता। लेकिन कुछ नहीं पता, ये भाई ये मना थोड़ी होगी कि अब डेरिवेशन नहीं आएगा। आपका नसीब अच्छा हुआ है ना, तो डेरिवेशन करने ज्यादा आसान होते हैं विद कंपैरिजन न्यूमेरिकल से, समझ आया नहीं। तो आपका नसीब अच्छा हुआ तो आपको शायद डेरिवेशन करने को आ जाए, ठीक है नहीं। तो इसके लिए इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो हमारे पास ये दो चीजें समझ में हैं आपको, दोनों ही, एक रेट लॉ है वो भी रेट बताता है, एक रेट एक्सप्रेशन है वो भी रेट को एक्सप्रेस करता है। हमने दोनों को इक्वल करके रख दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब देखो बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये जो dt टर्म है, ये dt टर्म को मैं इधर ले जाता हूं, और जो a टर्म है उसको मैं इधर ला रहा हूं, क्योंकि देखो इधर हमारे पास दिए है, तो मैंने a वाले एक साइड कर लिए, और इधर जो a वाली टर्म थी मैं इसको कहां ले आया, नीचे ले आया, a का एक्टिव मास, ठीक है। और जो इधर की तरफ dt की टर्म थी बेटा, उसको मैं कहां ले गया, k into dt। बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, सिंपल। आपको क्या याद रखना है, a टर्म आपको एक तरफ लेनी है, ठीक है। तो मैंने a को इधर से उठा के इधर कर दिया, इधर वाली dt को इधर कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा एक थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, कि मैंने ये जो a के एक्टिव मास है इसको 1 अपॉन, मतलब एक्टिव मास ऑफ a लिखा, और इनटू में क्या कर दिया बेटा, dA कर दिया। तो अब बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी है, बताओ, बस मेरा एक लिखने का स्टाइल बदला है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देखें, मल्टीप्लाई और डिवाइड की टर्म में देखें, तो ये और ये एक ही चीज को बता रहे हैं, वैल्यू तो इक्वल ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला मैंने। ऐसे ही सेम यहाँ पे बेटा मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, k into 1 into dt, भाई k into dt है, मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो बात तो बराबर है। मैंने क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ मैथ्स के बच्चों को तो बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं, बट जो बायो के बच्चे हैं, अगर उन बच्चों को अगर नहीं, वैसे आपको फिजिक्स में जो पहली यूनिट होती है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, 11वीं क्लास में, वहाँ आपको ये जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में काम आने वाली जो मैथमेटिक्स होती है वो सिखा दी जाती है। वो मैं रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि इसमें वही चीज लगेगी। तो आप देखो, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आपके पास x का डिफरेंशिएशन करना है, मानो आपको, ठीक है ना। तो d अपॉन dx ऑफ x, तो ये कितना होता है आपके पास 1। जब ये दोनों सेम हो जाती है, क्या हो जाता है 1। क्लियर पॉइंट, मतलब x का डिफरेंशिएशन इन टर्म ऑफ x, ठीक है ना बेटा। तो वो हमारे क्या हो गया 1। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है नहीं। तो अब देखो इसको क्या, ऐसी एक और देख लो बेटा, जो इस फॉर्मूले में ड्राइव डेरिवेशन में यूज में आएंगे, log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। तो log x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा बेटा, 1/x। इतना क्लियर हुआ, दो बातें ये। अब देखो इसका जो उल्टा होता है, मतलब अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूं x के रेस्पेक्ट में, समझा, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, और किसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, 1 का, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, आपके पास x, मतलब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो अगर मैं यहाँ पे सोचो ये ले लेता अभी 1 की जगह 1 into dy, मतलब मैं 1 का इंटीग्रेशन करता इन टर्म ऑफ y, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे बेटा y। आ गया समझ में, जिसके रेस्पेक्ट में करोगे आपको बेटा वही सब मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई, इतनी बात बताओ, यहाँ तक तो आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब ऐसे बेटा सेम देखो, एक चीज और बतानी है, लॉग हमें दो टर्म, मैथमेटिक्स के बच्चे तो जानते हैं, नेचुरल लॉग होते हैं, उसमें क्या होता है बेस ई। नेचुरल लॉग में क्या होता है बेटा, लॉग का बेस क्या होता है, ई होता है, और एक जो हमें लॉग टेबल दी होती है वो हमें दी होती है बेस 10 की टर्म में। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग है वो हमारे, और इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं हम ln की तरह से, कि जो नेचुरल, ये जो लॉग ई बेस ई होता है इसको बेटा नेचुरल लॉग बोलते हैं, शॉर्ट में रिप्रेजेंट कराया जाता है ln a। तो अगर यही चीज में बेटा जो लॉग की टर्म है, अगर मैं ऐसे लूं d अपॉन dx और ln x, अगर मैं ये नेचुरल लॉग जब मैं x की वैल्यू लूं, मतलब समझ आया, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो कहने का मतलब जो मुझे शुरुआत में जो हमारे लॉ बने थे बेटा वो नेचुरल पे ही बने थे, ठीक है। फिर बाद में जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी थी तो वो बेस टर्म की फॉर्म में टेबल बनाएंगे। क्लियर है पॉइंट। इनका एक रिलेशन भी होता है जो इस डेरिवेशन में, एक्चुअली क्या इस डेरिवेशन में जो जो
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काम आना है, मैं आपको वही बता रहा हूँ और एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। एक चीज क्या, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा और 1 का बेटा इंटीग्रेशन करोगे जिसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे वो टर्म मिल जाएगा। ठीक है बेटा, एक चीज क्या है, log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/x और 1/x का अब देखो इसी चीज को हम क्या करें, इंटीग्रेशन हमने किया 1/x का, ठीक है, इसकी टर्म में मैंने x के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा log x और नेचुरल लॉग है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे बेटा ln x। आगे समझ में बेटा, तो ये बेसिक चीज आप लोगों को समझ में आई, लॉग और इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो इसमें बेटा यूज में आएंगी। तो मेरा फोकस खासकर उन बच्चों के लिए था, बायो के बच्चे जनरली वो 11th में 2 साल पहले की 1.5 साल पहले की चीजें होती हैं तो बायो वाले बच्चे को, लेकिन मैथ वाले बच्चे तो अपने फ्लो में होते हैं। अब कोई मैथ वाले बच्चा नहीं पढ़ता, उसको नहीं आता हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो वो भी सीख ले। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, अब इसको मैं यहाँ पर जो हमारी दोनों टर्म निकल के आई इसमें बेटा मैं बच्चों, तो आप देखो बेटा मुझे ये जो टर्म मिली है मुझे क्या करना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे वही जब मैं इस टर्म का बेटा इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इसको देखो इधर ही लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, जब अभी पूरा ही लिख लेता हूँ 1/a इफेक्टिव मास ऑफ k है ना, dA इक्वल टू क्या है हमारे पास k × 1 × dt। ठीक है बेटा, तो अब देखो इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में ये आपको पढ़ाया जाता है मैथ्स में से, ये माइनस होते हैं बेटा, कांस्टेंट होता है ना जब इंटीग्रेशन में इनका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब वहाँ वेरिएबल टर्म्स में होती हैं चीजें। तो इंटीग्रेशन में यहाँ k बाहर आ जाएगा बेटा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये आपको मैथ्स में सिखाया गया होगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 × dt। क्लियर, ऐसे बेटा देखो यहाँ पे मैं माइनस को बाहर ले आऊंगा तो मेरे पास क्या बचा 1/a और ये क्या हो गया dA। अब आप बेटा इन टर्म को जरा इधर से मिक्स करो बेटा, मतलब रिलेट करो। जैसे मेरे पास ये 1/x का इंटीग्रेशन है dx की टर्म में, ठीक है, देखो 1/x का इंटीग्रेशन है किसकी टर्म में dx की, तो मुझे log x मिला। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है बेटा, देखो जो a का एक्टिव मास है इंटीग्रेशन किसका है, वहां 1/x है या 1/a हो गया, और वो x था तो x की टर्म में था, या a है तो a की टर्म में है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपके पास है ना 1/a का एक्टिव मास और किसकी टर्म में, वही एक्टिव मास a की टर्म में। क्लियर, तो आप मुझे बताओ जैसे यहाँ पे log x मिला है तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस तो वैसे का वैसे ही आएगा है ना। और ये हमारे अब देखो ये हम क्या करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले डेरिवेशन हमारे नेचुरल लॉग के टर्म में होते हैं तो हमने यहाँ नेचुरल लॉग वाले ही ln लिखा है। ठीक है, लॉग पूरा लॉग ना लिख के क्या लिखा ln, क्योंकि फॉर्मूला डेरिवेशन किसमें होता है, नेचुरल लॉग। तो हमारे पास वो यही सेम चीज log x की जगह क्या आ गया बेटा ln a। तो यहाँ से यहाँ पे तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके बेसिस पे, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा इधर की तरफ, ये k मैंने लिया, अब आप इधर देखो जैसे 1 का इंटीग्रेशन किया हमने dx की टर्म में तो हमें x मिला, तो ऐसे हम यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dt की टर्म में तो हमें क्या मिलेगा, t मिलेगा। आगे समझ में, भाई देखो हमने 1 का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में तो हमें x मिला, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे हम। क्लियर, अब समझ में आया है 1 का मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया था, अगर ये मैं 1 नहीं करता तो आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन होता, ठीक है नहीं, क्योंकि जब चीज दिखती है तो आप आसानी से समझ सकते हो। अभी मैं इसको वर्बली बताता तो आप लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो 1 × dt से आपके पास 3, और साथ में क्या करते हैं बेटा, हम एक कांस्टेंट मैथमेटिक्स में आप c देते हो, हमारी बुक्स में आपको क्या मिलेगा, एक साथ में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटा किसी टर्म का तो चाहे RHS की तरफ चाहे LHS की तरफ हम क्या कर देते हैं है ना, प्लस i, मतलब उसमें मैथमेटिक्स में आप प्लस c करते हो। मैं भी जब प्लस 2 में था तो मुझे प्लस c करके सिखाया गया था, मैंने बस यहाँ पे क्या ले लिया, हमारे यहाँ की बुक्स में i मिल जाता है, आप c रखो i रखो कोई भी कांस्टेंट रख लो कोई दिक्कत। ठीक है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। जिन बच्चों को आता है उनको तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जिनको ये चीज नहीं आती वो याद रखना। जैसे जब हमने इसका इंटीग्रेशन करके जो रिजल्ट लिखा और इसका लिखा तो हमने इस साइड क्या कर दिया, i को ऐड कर दिया। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी क्या बन गई बेटा, ये बन गई। अब मैं इसको क्लियर कर दूं, जो हमारा रफ वर्क साइड में चल रहा है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस यही थी डेरिवेशन में। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे पास क्या है, आगे लेते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, और ये इस टाइम पीरियड पे क्या है बेटा, रिएक्टेंट का एक्टिव मास मतलब कंसेंट्रेशन जो यूज में आ रही है, एक्टिव है। ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एट टाइम t द कंसेंट्रेशन
द मतलब एक्टिव मास ऑफ, या सीधे लिख दो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, ये ए एक्टिव मास ऑफ ए, मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ए की बेटा, वो कब है, जब हमारा टाइम पीरियड टी है, जो भी टाइम है टी इक्वल टू 5 मिनट 10 मिनट जो भी हम माने, तो उस टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ये। तो अब जब बेटा हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब हमारा टी बराबर क्या होगा, एट इनिशियल, जब हम बिल्कुल रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तब हमारा टी बराबर क्या होगा, 0, और उस टाइम पे 100% कंसंट्रेशन होती है जितना हम लेते हैं, ठीक है बेटा। तो उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होगा ए का, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इनिशियल को नॉट से, ए नॉट, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ में आना आपको जरूरी है कि यहाँ पे इस बिटा टर्म में जो ये ए का एक्टिव मास आया है, ये कब का है, टी टाइम पीरियड पर, ठीक है। नहीं जैसे 5 मिनट में 10 मिनट में क्या कंसंट्रेशन है, और उस टाइम पीरियड पे जो कंसंट्रेशन है वो है ए। लेकिन अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट जब करते हैं इनिशियल कंडीशन में, कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही करने वाले हैं, तो हमारे पास कंसंट्रेशन 100% है, जिसको हम ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट से, और उस टाइम पे टाइम क्या है बेटा, t इक्वल टू 0। अब मैं इन वैल्यूज को बेटा किसमें पुट कर दूं, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं अगर, तो मुझे सेम इक्वेशन किसके लिए मिलेगी, इनिशियल टाइम पीरियड के लिए मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या बनेगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ln, ये क्या बन जाएगा, a नॉट इक्वल टू k, t की जगह मैं क्या लगा दूंगा 0 प्लस क्या बन गया i। तो आप देखो आपके पास यहाँ से क्या मिल गया, ln a नॉट इक्वल टू k, ये तो 0 बन गया, इक्वल टू क्या बन गया i। तो इक्वेशन 4 से आपको i की वैल्यू मिली। ये वैल्यू जो है इक्वेशन 4 वाली i की वैल्यू आप किसमें पुट कर दो बेटा, ये पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, क्लियर। i की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखो ln a इक्वल टू k डॉट t प्लस i, और i की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, माइनस ln, है ना, n, क्लियर। अब देखो ये माइनस प्लस मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल माइनस ही टर्म बन जाएगी हमारी, ठीक है। मैंने एक टर्म थोड़ी बचा ली, अब मैं इस माइनस टर्म को इधर लेके आया बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, ln, है ना, a नॉट, और ये तो इधर लाया तो प्लस बन गया, और ये माइनस का एस सच बेटा वैसे का वैसे ही रहेगा, इक्वल टू क्या बन गया, kt, क्लियर। अब देखो ये भी एक लॉग का फिर बेटा एक पोस्टुलेट है, जब माइनस में होते हैं तो बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, ये डिवाइडेशन में आ जाता है ना, जिसमें से माइनस करते हैं वो ऊपर रहता है, जिसको करते हैं वो नीचे जाता है, ये आप मैथमेटिक्स में जानते हो, इक्वल टू क्या बन गया बेटा, kt, क्लियर पॉइंट, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब यहीं से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अब आपको फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है, k है, अभी ये तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, लॉग, है ना, a नॉट अपॉन k, यही चीज थी। तो हमारे पास अब देखो मैं क्या करूं, मैंने ये k को तो यहीं रखा, इस t को इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन t बन जाएगा, ln, और a नॉट अपॉन क्या बन जाता है बेटा, a, और इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर k। अब आप इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बस एक थोड़ा सा अंतर पाओगे, यहाँ भी देखो k है, ये k 1 अपॉन t 1 अपॉन t, वहां पे क्या है 2.303 लॉग, और ये क्या है हमारे पास ln। तो बेटा ये जो नेचुरल लॉग को कभी भी आपको बेटा बेस 10 की वैल्यू में बदलना होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, 2.303 लॉग 10, मतलब समझ में, जो नेचुरल लॉग होता है उसकी वैल्यू 10 की टर्म में इसके बराबर होती है, समझ में आ गया नहीं। तो मैं अब इस ln की जगह क्या रख सकता हूँ, मैं इस ln की जगह ये रख दूं, तो देखो जब मैं ln की जगह ये रखूंगा तो आपको ये डेरिवेशन मिल गया, आगे पॉइंट समझ में बेटा। तो इस तरीके से अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपके रेट कांस्टेंट के और टाइम पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी और टी टाइम की जो कंसंट्रेशन है उसके बीच बेटा क्या आ जाता है, एक ये रिलेशन निकल के आ जाता है। अब आप कहोगे इस फॉर्मूले में कहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो दिख नहीं रहा, अरे बेटा ये फॉर्मूला ही कब बना है, जब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है। तो आगे समझ में नहीं, आप घर से आप क्या करना, सेम यही फॉर्मूला 0 ऑर्डर के लिए बना के रखना, बस पूरा सेम डेरिवेशन कर सकते हो। आपको यहाँ पे बस देखो पूरे डेरिवेशन में जो चेंजेस आना है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। बस a की पावर 0 रखोगे और किसी की पावर 0 क्या होती है बेटा, हमेशा 1 होती है, याद रखोगे। फिर एक बार ये घर पे करके देखना तो आपको एक 0 ऑर्डर के लिए सेम ऐसा फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।